नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है राजस्थान में कोई एक जगह है सिंघना करके, और वहीं से ये कुंडली आई है, पर फिलहाल ये रहते अफ्रीका में हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में आपसे मैं बहुत अच्छी बात कहूँ कि ये मेरा जो चैनल है, इस पे सिर्फ मैं कुंडली विश्लेषण ही करता हूँ, और सिर्फ कुंडली विश्लेषण के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया भी है। क्योंकि जो मेरा मेन चैनल है नकुल पाराशर वाला, उस पे मैं कुंडली विश्लेषण और ज्योतिष के सूत्र दोनों ही बनाता था, पर बाद में मुझे लगा कि नहीं, एक कुंडली विश्लेषण के लिए अलग चैनल ही बना देना चाहिए। सो आप लोगों के लिए ये एक नया चैनल ही बन गया है। इसे आप लोग निरंतर देखें, और कुंडली विश्लेषण के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखने से पहले उसकी कुंडली का पंचांग बताता हूँ। तो बात करते हैं, आश्विन माह में जन्म होता है। ऐसे लोग बड़े ही सुंदर होते हैं और अपने मत को धारण करने वाले होते हैं। मतलब उनके दिमाग में अपना एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी चीज़ को देखने का, और जिस काम पे ये लग जाएं उस काम को पूर्णतया पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी बड़ी कई बार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये इस माह का प्रभाव होता है। दक्षिणायन में जन्म है तो जितने भी पापक ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये जितने पापक ग्रह होंगे चारों के चारों, ये अब व्यक्ति के जीवन में एक्टिव ज़्यादा होंगे, और इसके एक्टिव होने के कारण शुभ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, और पापक ग्रह का जो प्रभाव होता है वो अब रूल करने लगता है। तो पापक जब प्रभाव एक्टिव होगा तो व्यक्ति पाप भी करेगा। ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, ये सब चीज़ें भी हैं। और कई बार भोजन, भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कब सोना है, कब जागना है, इन सब चीज़ों में उसको थोड़ा सा मतलब जो है वो एक तरीके से बहुत ही बैलेंस्ड नहीं कहते हैं, या इन ग्रहों के पापक होने के कारण व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े या दूर रहना पड़े। जीवन में थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति बनती है, जिम्मेदारियां बनी रहती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि व्यक्ति जिम्मेदारी पूरी नहीं करता है, और वो जिम्मेदारी पूरी भी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हेमंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेम को बड़ा पसंद करने वाला होता है, प्रेमी किस्म का इंसान होता है। रविवार को जन्मे हैं, शास्त्र कहता है पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी सम्र प्रिय दाता दानो महोत्साही सूर्यवारो भवेन्नरः, है ना। तो इसका अर्थ होता है कि जो लोग रविवार को जन्मे होते हैं उनमें दान देने की प्रवृत्ति अच्छी होती है। वो समाज के पोषक होते हैं, पिता की भांति अपने परिवार की सुरक्षा करने वाले होते हैं, और सबका चिंतन करने वाले, सबकी चिंता करने वाले होते हैं। वो अपने भी व्यवहार को बड़ा कुशल बनाना चाहते हैं। फैशन की बड़ी अद्भुत समझ होती है इनको। जो चीज़ें ट्रेंड में हैं उनको समझने में बड़ा अच्छा लगता है। तकनीक के साथ तालमेल बनाना, तकनीक को समझना और बड़ों का आदर करना, अपनी बात पे खरा उतरना और जिम्मेदारी से अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये सब रविवार के जन्मे होने से ये व्यक्ति के स्वभाव में ही ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे, शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि का इनका जन्म होता है। अब ये बड़ा बढ़िया होगा कि शुक्ल पक्ष में जन्मे होने से व्यक्ति सुंदर है, लोगों को सहयोग देने वाला है। जिम्मेदारी तो चलो ठीक है, पर शुक्ल पक्ष के जन्मे होने से व्यक्ति संततिवान भी होता है और गहरे लोगों से अच्छी मैत्री करने वाला होता है। इसमें और भी अच्छी बात यह हो जाती है कि शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा जातक की कुंडली में शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और इसके आने से, शुभ ग्रह की श्रेणी में आ जाने मात्र से व्यक्ति का धन, वैभव, मन, बुद्धि, चित्त, स्वास्थ्य, स्थिरता, निरंतरता, रूटीन और गणमान्य लोगों से मैत्री, अच्छे लोगों से मैत्री, धन लगातार कमाना और कभी भी धनहीन नहीं होना, ये सारी चीज़ें आपको कुंडली विश्लेषण से ही पता चलती हैं। जो कुंडली आपको इतनी सारी चीज़ें बता देती हैं जो आप स्वतः भी अपने बारे में नहीं जानते। कुंडली में कई बार मैं जब लोगों से फ़ोन पे बात करता हूं तो उनके अंदर की कुछ ऐसी बात बोल दूं तो बोलते अरे पंडित जी, ये तो मैं भी मैं ये सिर्फ आप जो बता रहे हैं ये मैं ही जानता हूं, बाकी ये इसे मेरे बारे में कोई जानता नहीं है। और कई बार तो मुझे भी ये पता नहीं कि मैं ऐसा ही हूँ। तो ये जो सारे जो बहुत सूक्ष्म अन्वेषण होते हैं ये कुंडली विश्लेषण से पता चलते हैं, और वस्तुतः हमें
इस बात को हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी कुंडली को अपनी जो है वो संगनी बना लें, ऐसे कि कब क्या करना है, दशाएं कैसी हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या भोजन करना है, कैसे सोना है, कैसे जागना है, कैसा स्वप्न आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको जन्म कुंडली से पता चल जाती हैं। जीवन में कौन सी दशा कैसी जाएगी, कब दान करना है, कब पुण्य करना है, कब ये सारी चीज़ें जो भी आपकी जीवन की सबसे बारीक से बारीक जो है वो बातें होती हैं। तो शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा इतना निश्चित हो जाता है कि वो ग्रह आपके साथ सन्मुख खड़ा है और आपको बड़ा ही स्पष्ट मानसिकता का बना रहा है, गहरी मानसिकता का बना रहा है, चिरंतन सुख प्राप्त करने वाला बना रहा है। दिमाग में बहुत सारे प्रश्न नहीं हैं, बहुत सारे उधेड़ बुन नहीं है, धर्म को समझने में बड़ी व्यक्ति रुचि रखने वाला होता है और व्यक्ति के पास निरंतर काल तक धन आता ही रहता है। धनिष्ठा नक्षत्र, वसुभ्यो नमः। इस नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो वसु नाम के देवता हैं और ऐसे जातक जो धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे हों उनको वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। वैसे जो चंद्रमा की स्थिति है वो एक अंश की बनी है, इस वजह से वो थोड़ी डेविएशन में होंगे। इस कारण से यहाँ पे मंगल का प्रभाव बड़ा कमज़ोर सा माना जाने लगता है। इस कारण से हमें कई बार अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है या भाग्य में संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। कमल के फूल, गुलाब के फूल, श्वेत आक के पुष्प की पूजा, उसकी परिक्रमा या उसके जड़ को अपने गले में धारण करना चाहिए, है ना। श्वेत आक आपको कहीं भी मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त धूप, दीप, अक्षत, चंदन, गंध और पुष्प की माला से अगर हो सके तो बजरंगबली की खूब पूजा करनी चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र के वस्तुतः जो स्वामी देवता होते हैं वो मंगल, ये नक्षत्र मंगल का होता है और इस पे जन्मे जातक कहीं ना कहीं थोड़े बहुत आदि व्याधि, घाव, फोड़ा, फुंसी, कट फट जाना, चोट लगना, गिर पड़ जाना या कई बार मन में उद्वेग सा भाव रहे, बुखार, पीड़ित बुखार से व्यक्ति रहता है, तो ये सामान्यतः इस नक्षत्र का दुष्प्रभाव होता है। तो श्वेत आक के पुष्प को गले में धारण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी, आप अगर श्वेत आक नहीं मिलता है तो आप पीपल के वृक्ष की परिक्रमा भी कर सकते हैं और वहाँ पीपल के वृक्ष के पास जाकर के शनिवार के दिन परिक्रमा करके जल थोड़ा सा गिरा करके और एक घी का दीपक जला देना चाहिए और उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए। ये धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है। गंड योग, गर कर्ण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण, इस पर मैं आपका थोड़ा सा ध्यान ले आऊँगा जो जीवन को प्रभावित करेगा कि व्यक्ति जो भी करता है, वो जो भी भोजन कर रहा है, जैसे भी जीवन जी रहा है, जो भी उसके जीने का तरीका है, जिस भी तरीके से उसके दिमाग में बातें और विचार बन रही हैं, इसका एकमात्र प्रभाव यहीं से शुरू होता है कि आपकी कुंडली के नक्षत्र का प्रभाव शूद्र बना रहा है, ब्राह्मण बना रहा है और क्षत्रिय या वैश्य बना रहा है। तो शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण ये कई बार व्यक्ति में मतलब ऐसा एक असामान्य जीवन देने वाला बना देता है। यह कई बार व्यक्ति दूसरों के हिसाब से अपने जीवन के रास्ते को तय करता है, समस्याओं में रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, ये सब व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल जाते हैं और उसको धन कमाने के लिए इस वजह से भी कई बार दूर जाना पड़ता है। मतभेद दाम्पत्य में मिलता है, दिनचर्या में मिलती है, पड़ोसियों से मिलता है। उसके आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो अपने देश के नहीं हैं, अपने समाज के नहीं हैं, तो उसको परंपराओं को पालन करने में, उस परंपरा को ढोने में, उस परंपरा का निर्वाह करने में, निर्वहन करने में कहीं ना कहीं उसे दिक्कत होती है और उसको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना पड़ता है या बहुत जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। जैसे यही अगर मान लीजिए कहीं दूसरे जगह रह रहे हैं तो ये इसके ही कारण होता है कि कई बार व्यक्ति को बहुत सरलता से अपने देश में या अपने घर परिवार के निकट या अपने परिवार या अपने शहर में कई बार वो व्यापार, वो रोजगार नहीं मिल पाता है, जिसके कारण व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है। पर इस पंचांग में जो सबसे अच्छी बात बनी है वो ये बनी है कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के हैं और उससे भी अच्छी बात है कि कम से कम व्यक्ति रविवार को जन्मा है और इस कुंडली के लिए जो रवि देवता होते हैं, सूर्यदेव, वो इस कुंडली के 6वें भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं। ये विपरीत राजयोग बनाएंगे लेकिन उनका नीच भंग हो जाएगा क्योंकि शुक्र बैठे हैं। पर जरा ध्यान से समझिए तो सूर्य भी नीच के और शुक्र भी नीच के और चंद्रमा पहले ही 12वें भाव में, गुरु जो है वो जन्म कुंडली में केंद्र में है नहीं, लग्नेश होकर के अष्टम भाव में बैठ रहे हैं। इस वजह से कुंडली को, अब मैं आपको एक बड़ी सामान्य बात बताता हूँ
कि आप अपने जन्म स्थान से दूर जा करके धन कमा रहे हैं और मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रह करके कुर्सी पे बैठ करके ही धन कमा रहा हूँ। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये मुझे ऐसा क्यों मिला, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मेरी कुंडली के ग्रह सामान्यतया हो सकता है अच्छे थे, या हो सकता है कि मेरी कुंडली के ग्रह मुझे घर बैठे ही चीज़ें दे रहे हैं, आपको थोड़ा दूर जा करके मिल रही हैं चीज़ें। तो इसका स्पष्ट उत्तर होता है कि लग्न के अधिपति, लग्न के ऊपर अगर बहुत सारा प्रभाव अच्छा हो, गण भकूट गण दोष और क्या बोलते हैं वर्ण दोष आदि न हो, चंद्रमा जन्म कुंडली में अच्छे बैठ रहे हों, सूर्य अच्छे बैठ रहे हों, गुरु अच्छे बैठ रहे हों, कुंडली के ग्रह अब देखें तो केंद्र त्रिकोण बिल्कुल खाली है और सारे के सारे ग्रह अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्रमा जो पंचम भाव का अधिपति है, जो यश प्राप्त करवाता है, वो विदेश भाव में बैठा है और लग्नेश खुद अष्टम भाव में बैठे हैं नीच के सूर्य के साथ, जहां शुक्र भी नीच के हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को कई बार दूर जाना पड़ता है। तो कुंडली के ग्रह अगर अनएस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे, थोड़ी कमजोर रहेंगे, थोड़ी कमजोर उनकी स्थिति रहेगी। जैसे भाग्य भाव में राहु बैठ गए और भाग्य भाव के बाद ही अधिपति अष्टम में चले गए, वो भी तुला में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होता नहीं है। तो इस कारण से कई बार व्यक्ति के जीवन में ये बात बनती है कि व्यक्ति बाहर ही सेटल रहता है या बाहर ही रह जाता है। इसमें दूसरा एक प्रमुख कारण ये है कि चंद्रमा जो है वो आपका मन है, आपका जो आपका मेहनत करने के बाद जो आपको परिणाम मिलता है, तो वो पंचम भाव के स्वामी और चंद्रमा ये 12वें हैं। 12वें के अधिपति लाभ में बैठे हैं। विदेश रहेंगे तभी लाभ होगा और तभी यश भी मिलेगा, क्योंकि यश भाव पे मिले हैं, यश भाव पे उनकी दृष्टि जारी है। पर बात क्या है कि पंचम भाव के अधिपति 12वें और पंचम भाव पे इस कुंडली के मारक ग्रह शनि की दृष्टि, इस कारण से थोड़ा कम मिलेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कई बार व्यक्ति अपने जन्मस्थान से दूर रह करके ही वो सुख प्राप्त कर पाएगा, क्योंकि घर आने पे दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं। ये कुहू नामक दुर्योग हो जाता है, कुहू नामक दुर्योग होगा। चतुर्थ भाव के अधिपति, सप्तम भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में बैठ जाएंगे और शुक्र जब नीच के हो जाएंगे, जो इस कुंडली के तृतीय भाव के स्वामी हैं, तो व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अब उसको कई बार आरंभ में छोटी नौकरी से दिन बिताना पड़ता है, बाद में चल करके वो धीरे धीरे एक अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा करता है और फिर अपने गांव, अपने देश, अपने घर पे आकर के व्यापार करता है। तो ऐसी स्थिति बन रही है। वैसे आपकी कुंडली में शुक्र के नीच हो जाने से और सूर्य के नीच हो जाने से, सूर्य का जो नीच भंग ग्रह कर रहा है वो भी बहुत सटीक तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि आप मेरे भरोसे आए हैं और मैं वैसे ही निठल्ला निकला। तो वैसे ही कुछ स्थिति यहाँ भी दिख रही है कि सूर्य नीच भंग सूर्य का नीच भंग शुक्र कर रहे हैं, पर शुक्र स्वतः ही कमजोर हो रहे हैं, नीच के हो रहे हैं। इस वजह से सूर्य का नीच भंग बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगा और यहाँ से पत्नी से वियोग प्राप्त होता है, व्यक्ति को पत्नी से दूर रहना पड़ता है। ठीक वही स्थिति यहाँ भी है। राहु और शनि के कारण व्यक्ति अपने घर, परिवार, पड़ोसी, जो मूल जन्मस्थान है वहाँ से दूर रह करके धन कमाता है और व्यापार करता है। तो मूलतः मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुंडली के ग्रह अगर 6वें, 8वें, 12वें, आप जरा देख लीजिए कि कैसी स्पष्ट स्थिति बनी है कि सारे के सारे ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव में और व्यक्ति भारतीय होकर के विदेश में रह रहा है और विदेश में चाहे कोई कितना ही सुखी रहे, वो सुख उसको नहीं मिल सकता जो अपने भारत भूमि की है। यहाँ पे गंगा मैया हैं, यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग हैं, यहाँ काशी वाराणसी है। तो ऐसी स्थितियाँ जहाँ पे इतने सारे तीर्थ, इतने सारे धर्म क्षेत्र, यहाँ पे कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे उज्जैन है, यहाँ पे इतने सारे चारों कोनों पे जो है वो पूज्यपाद शंकराचार्य के द्वारा बनाए गए मठ हैं। तो ये जहाँ पे इतना सारा सुख हमारे धर्म से हमको मिल रहा है, वो सुख विदेश की किसी धरती पे नहीं मिल रहा। तो बात क्यों बनी कि व्यक्ति को जन्म कुंडली में लग्नेश ही ले जाकर के अष्टम भाव में बिठा रहे थे। इस वजह से वो दूर का स्थान है, वो आपके ध्रुव से बिल्कुल उलट का स्थान है। इस वजह से व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर रहना पड़ता है और वहीं पे वो रह करके प्रगति प्राप्त करेगा। बाद में आकर के वृद्धावस्था से पूर्व अगर आना पड़े तो आप आकर के अपने घर पे अपना व्यापार या कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं। ये बात मैंने आपको इतनी बता दी। तो ये मैंने पूर्व में आपको अभी क्या स्पष्ट किया कि क्यों व्यक्ति को बाहर रहना पड़ता है या क्यों व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने की नौबत आती है, स्थिति बनती है। उसका कारण ये रहा, यहाँ के अधिपति यहाँ रहे, यहाँ के अधिपति यहाँ रहे और केंद्र के 3 घर खाली, 7वां भाव भी लगभग कमजोर सा ही है। अब मैं आपको ग्रहों की स्थिति पे लेके आता हूँ, थोड़े से भावों को बता दूं। तो लग्न के अधिपति अष्टम भाव में तुला राशि में और यहाँ पे गुरु तुला राशि में बैठे हैं। ये भाव से भी वर्गोत्तम है
और राशि से भी वर्गोत्तम है। अब इस कुंडली की जो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे 12 नंबर लिखा और यहाँ भी 12 नंबर लिखा, 12 नंबर। इसका अर्थ है कि ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है जिसमें लग्नेश भी वर्गोत्तम है। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि आपकी कुंडली जो यहाँ पे कमज़ोर मैंने कही, अष्टम भाव में चंद्रमा शनि आदि, वो इस समय यहाँ थी, मतलब बेसिक लेवल पे थी, एकदम बिल्कुल बेसमेंट में थे आप। लेकिन जैसे ही कुंडली वर्गोत्तम होती है, इस व्यक्ति की प्रगति बहुत ऊंचा जाती है और वापस वो नीचे नहीं आती कभी। क्योंकि ये बात वराहमिहिर आचार्य ने कहा पूज्यपाद कि जिस व्यक्ति की कुंडली वर्गोत्तम हो और चंद्रमा वर्गोत्तम हो, तो चंद्रमा यहाँ कुंभ के बैठे हैं और यहाँ तुला के बैठे हैं, तो ये अपने भाव से 9 घर आगे बैठे हैं। तो ये दोनों ही स्थितियां, एक तो वर्गोत्तम लग्न और दूसरे चंद्रमा कुंभ और तुला के, ये इतना बढ़िया हो जाएगा कि व्यक्ति अगर विदेश में रहे और व्यापार करे या वहाँ की स्थिति को समझ करके वहाँ पे कोई छोटा मोटा ही व्यापार करना शुरू करे, तो उसको और भी ज़्यादा तीव्र लाभ होने की आशंका बढ़ेगी और इतना मजबूत परिणाम मिलेगा कि व्यक्ति सोच नहीं सकता है ना। मेरे पास ऐसे बहुत लोगों की कुंडलियाँ आती हैं जो ये पूछते हैं कि व्यापार करूं या कैसे क्या चीज़ किया जाए। तो ये गुरु तुला राशि में बैठे हैं और जो चंद्रमा की स्थिति है उसके आधार पर बुध का जो प्रभाव है तुला राशि में, गुरु का जो प्रभाव है तुला राशि में, बुध यहाँ जो बैठे हैं स्वग्रही, यहाँ सप्तम भाव के अधिपति स्वग्रही, दशम स्थान के अधिपति वर्गोत्तम हो रहे हैं यहाँ पे। इस वजह से जन्म कुंडली में व्यक्ति को व्यापार की तरफ ज़्यादा मुड़ना चाहिए। तो ये बात मैंने लग्न के बारे में कह दी। लग्न और दशम के अधिपति अष्टम में, इस वजह से व्यक्ति को अपने घर से दूर रहना पड़े, पिता के प्रभाव से पिता के घर से दूर रहना पड़ता है। द्वितीय और नवम इन दोनों भावों के स्वामी होते हैं मंगल देव, लग्नेश के मित्र होते हैं, अष्टम में बैठे हैं और उनके ठीक पीछे शुक्रदेव बैठे हैं नीच के, जिन पे केतु की दृष्टि है। इस वजह से धन और धर्म ये दोनों कई बार व्यक्ति को आड़े आता है। हालांकि यहाँ पे जो स्थिति बन रही है इस पे शनि की उच्च दृष्टि प्राप्त हो रही है, बुध मंगल सूर्य और गुरु पे, और अष्टम भाव पे उच्च की दृष्टि शनि की प्राप्त हो रही है। इसमें मैंने एक सिद्धांत बताया था कि जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे, शास्त्र कहता है जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे उच्च की दृष्टि शनि को प्राप्त हो जाती है या शनि की उच्च दृष्टि यहाँ पे प्राप्त होगी, तो व्यक्ति अपने जीवन में चिरंतन सुख की प्राप्ति करता है। और उसके कुंडली में शनि की दशा आरंभ में कष्ट भले दे, पर जाते जाते उसको इतना सुख दे देती है कि उसके सारे काम बिगड़े हुए बन जाते हैं और वो अपनी संपत्ति इतना इकट्ठा करके जाता है कि उसकी संततियां उसको बैठ करके भोजन करने वाली हो जाती है। ये इतना बढ़िया हो जाता है शनि की उच्च दृष्टि यहाँ पे जब पड़ जाए तो, क्योंकि ये बात मीन लग्न में ही खाली लागू होगी, क्योंकि 7 नंबर यहीं बनेगा और शनि यहीं बनेंगे। उच्च की दृष्टि यहाँ से देखेंगे तभी तो बनेंगे, उच्च की दृष्टि यहाँ से भी बनेगी, पर यहाँ शत्रु की राशि में बैठेंगे, इस वजह से यहाँ का प्रतिफल कमजोर होगा। यहाँ बैठेंगे तो नीच की राशि में बैठेंगे, तो धन भाव को पहले कमजोर करेंगे तब वो सुख देंगे। लेकिन यहाँ पे अपनी राशि के भी बैठे हैं और उच्च की राशि को देख भी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में इतना ही नहीं, जन्म कुंडली में देखिए बुध को देख रहे हैं जो चतुर्थ और सप्तम के अधिपति हैं, तो चतुर्थ और सप्तम के अधिपति पे लाभ में बैठे शनि की दृष्टि लाभ देगी, इकट्ठा करवाएगी। उसके बाद मंगल को देख रहे हैं जो भाग्य के अधिपति पे जब शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति धर्म के साथ न्याय करने वाला होगा, चाहे कितना ही दूर चला जाए वो धर्म को पकड़ करके रहने वाला और न्याय प्रिय बात करने वाला होगा। सूर्य पे दृष्टि जाएगी जो 6वें भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी के द्वारा 6वें भाव के स्वामी पे दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति को अपने घर से दूर रहना पड़ता है और कई बार वात जनित बीमारियां परेशान करती हैं, वात पित्त कफ में से वात परेशान करता है। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति को पिता के साथ मतभेदों में भी देखा जाता है। लेकिन एक बात जरूर होगी, चूंकि उच्च की दृष्टि प्राप्त हो रही है तो व्यक्ति अपने समाज में, अपने कुल परंपरा में नाम रोशन करने वाला भी होता है। और इसी सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि व्यक्ति को समाज में विवेकवान और प्रसिद्ध व्यक्ति भी बनाएगी। ये तीनों चारों परिणाम देखने को मिलेंगे अपनी दशा काल में। और गुरु पे जो दृष्टि प्राप्त हो रही है तो दशम स्थान के अधिपति, लग्न के अधिपति गुरु हैं, अष्टम में बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं। लग्न पे शनि की भी दृष्टि जा रही है, शुक्र की भी दृष्टि जा रही है, राहु की भी दृष्टि जा रही है और लग्नेश शनि मंगल के संपर्क में है। इस वजह से भी व्यक्ति को कई बार जीवन में छोटी मोटी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन जो न्याय आ रहा है, जो ज्योतिष में रुचि आ रही है, जो धर्म में रुचि आ रही है, जो दान में रुचि आ रही है, जो नैतिकता आ रही है, वो इसी शनि और गुरु के कारण आ रही है और इसी गुरु और सूर्य के कारण आ रही है। कुंडली और भी अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकती थी जब शुक्र और गुरु या गुरु और सूर्य या गुरु शुक्र सूर्य ये केंद्र में कोई बैठ जाते। ये चंद्रमा अगर केंद्र में बैठ जाते तो और आनंद आ जाता। लग्न में बैठे होते, पंचम में बैठे होते, दशम में बैठ जाते या व्यापार के लिए चतुर्थ या सप्तम में भी बैठ जाते तो बहुत अच्छी बात हो जाती। तो मतलब जो ग्रह जहाँ बैठा है वो उसका परिणाम क्या हुआ और वहाँ वो कहाँ बैठता तो और ज़्यादा अच्छी बात होती ये बात भी मैंने आपको बता दी। शनि यहाँ बहुत अच्छे बैठे हैं। चंद्रमा 12वें के हैं पर पापक ग्रह नहीं हैं। शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि के चंद्रमा बड़े ही अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं और इस वजह से आपको बाहर में मन भी बढ़िया लग जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पे जो स्थिति बनी है ये आपको आपके घर परिवार से दूर रखती है। यहाँ की जो स्थिति बनी है यहाँ से भी व्यक्ति को घर परिवार से दूर रहना पड़ता है। माता को लंबी आयु प्राप्त होती है पर माता को बीमारी भी होती है। पत्नी सुंदर भले कम हो पर उनके साथ आपका सहयोग मिलता रहेगा। वो आप पे हावी नहीं होंगी, वो आपके दुख और सुख में हमेशा ही आपके सहयोगी बने रहने वाली होती हैं, आपकी स्थिति को समझने वाली हैं और आपके धन को मैनेज करने वाली भी हैं। क्लियर है? यह मैंने दूसरे भाव पे बताया। दूसरे भाव के बारे में सिद्धांत शास्त्र कहता है कि द्वितीय भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में और शनि से दृष्ट हो जाते हों और उनके ठीक पीछे जब नीच के कोई ग्रह बैठ जाते हों तो ये धन और पैतृक संपत्ति में उतना सुख व्यक्ति को नहीं मिलता। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में पैतृक संपत्ति खुद से बनानी पड़ती है। उनके पिता की संपत्ति बहुत सारी रहे या ना रहे पर व्यक्ति स्वयं बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित कर लेता है। यहाँ व्यक्ति के पैसे अटकते हुए भी दिखाई जाते हैं और कई बार उसका पैसा दूसरे लोग लेकर के दबा जाते हैं, पैसा दोबारा निकलता नहीं है। इस वजह से देने से पहले विचार करना होगा। वाणी में कठोरता बिल्कुल ही न बरतें, कठोरता न रखें और साथ ही साथ झूठ ना बोलें और बहुत ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। पेट भर ही भोजन करें, पेट से थोड़ा कम ही भोजन करें, क्योंकि जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे शनि मंगल राहु केतु आदि ग्रह या बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है तो व्यक्ति बड़ा निवाला खाने वाला या भोजन भट्ट भी कई बार शास्त्र कह देते हैं कि भोजन भट्ट होता है, मतलब भोजन ज़्यादा करने वाला होता है। या कई बार मसालेदार, तीखा, चटपटा, बाजार की वस्तुओं को खाना, अपने घर से दूर रहना, अपने गांव, अपने गाय घर, अपने गाय माता का दूध न मिलना, नसीब ना होना, ऐसी स्थितियां, ये दुष्परिणाम इसके मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने भोजन पे नियंत्रण रखना होगा, मसालेदार और चटपटे भोजन से अपने आप को अलग रखना होगा। तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के जन्म कुंडली में शुक्र नीच के हैं और मंगल अष्टम भाव में भाग्येश होकर के बैठ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और कई बार पत्नी का स्वास्थ्य, बड़े छोटे भाई बहनों से मतभेद, हालांकि सामान्यतः उसे मैं सामान्य ही कहूँगा पर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, लगातार काम कैसे करना है, मेहनत कितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं, इस पे ध्यान लगाने की आवश्यकता होगी। मंत्र जप, पूजा पाठ, अपने अनुभवों का विस्तार करना, गीता जी का अध्ययन करना, प्रत्येक दिन गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करना या सुनना या उसका हिंदी भावार्थ अगर मिल जाए तो वो भी आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा करने से आपके जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति नीच के हैं और शुक्र के नीच होने से बहुत सारे सांसारिक सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, धर्म का सुख, अध्यात्म का सुख, पड़ोसियों का सुख, चिंतन का सुख, मंत्र का सुख, ये सब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। ऐसी अवस्था में हमें गीता जी का आलम्बन लेना चाहिए। अब मैं आपको इनकी कुंडली के और भी बाकी के अन्य ग्रहों पर चर्चा करके आगे बढ़ाते हैं। चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में बैठेंगे तो जब कभी भी व्यक्ति अपने नाम पे धन इकट्ठा करना चाहे, भवन इकट्ठा करना चाहे या खरीदना चाहे तब उसको दिक्कत होगी। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपनी माता और पत्नी के नाम पे धन इकट्ठा करना ज़्यादा बढ़िया रहेगा या काफ़ी हद तक अगर बन पड़े तो बच्चों के नाम पे भी धन इकट्ठा किए जा सकते हैं। वैसे इस कुंडली में भवन वगैरह के मामले में 2027 के मार्च के बाद और एक दशा जब 2033 के जुलाई के बाद भवन के सुख की स्थिति बनेगी। वैसे 2027 में कोशिश करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना और उनके ठीक पीछे शनि का बैठना कई बार व्यक्ति को कठोरता से या मेहनत करके धन कमाने की स्थिति बना देते हैं। जबकि पंचम भाव के अधिपति के ऊपर गुरु की दृष्टि व्यक्ति को संतति से बड़े ही अच्छे भाव, सुख और बड़ा अच्छा नेचर दे देते हैं। संतति गंभीर
और बेहतरीन होती है, और व्यक्ति की एजुकेशन, बुद्धि, ज्ञान, धर्म, आध्यात्मिक उन्नति बड़ी ही अच्छी होती है। पंचम भाव, छठवें भाव के अधिपति का अष्टम भाव में बैठना और नीच भंग में सूर्य और शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होना, तो कई बार व्यक्ति की बुद्धि, कई बार व्यक्ति की एनर्जी और कई बार व्यक्ति का जो चरित्र चिंतन होता है वो ऐसी चीज़ों पे भी भटक जाता है, या दिमाग वहाँ पे भी नहीं लग पाता है जहाँ पे वस्तुतः दिमाग लगना चाहिए। हालांकि ये विषय जो है वो सूर्य और बुध का, मंगल का, ये इतना व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि का बना देगा। व्यक्ति की गणना बड़ी ही शुद्ध होती है और व्यक्ति भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को पहले ही जान जाने वाला होता है। सिक्स्थ सेंस बड़ा ही जागृत रहे, मोक्ष को लेकर के बड़ा ही व्यक्ति गंभीर है, धर्म को लेकर के बड़ा गंभीर है, चिंतन बड़ा अद्भुत है और धर्मशास्त्र में रुचि बड़ी ही अच्छी मानी जाती है। पर जन्म कुंडली के छठवें भाव के स्वामी का अष्टम भाव में बैठना कई बार व्यक्ति के जीवन को ऐसे नज़र दोष लग जाए या परेशान होना, बीमारियों से घिरा रहना, या सूर्य की दशा में विपरीत स्थिति बनना, सूर्य की दशा में पिता का स्वास्थ्य कमज़ोर होना, बुध की दशा में मित्रों और भाइयों के स्वास्थ्य में कमज़ोरी आना, गुरु की दशा में खुद के स्वास्थ्य की चिंता, जबकि मंगल की दशा में व्यक्ति को माता पिता, भाई बहन, बड़े पिताजी, बड़ी माताजी, इनका स्वास्थ्य परेशान होता है। सूर्य के कारण विषम परिस्थितियों का निर्माण सूर्य की दशा में होगा। और इस कुंडली के लिए सप्तम भाव के स्वामी जो होंगे ये मारक भाव है, सप्तम भाव और द्वितीय भाव। तो मीन लग्न की कुंडली के लिए द्वितीय भाव के स्वामी होने के कारण मंगलदेव मारक होंगे, और जब कभी भी उनका संबंध शनि, राहु, केतु या अष्टम भाव से हो जाएगा तो मंगल की दशा भी व्यक्ति को कष्ट देने वाली होती है। जहां व्यक्ति जब जब विदेश में रहे या विदेशी संपर्क में रहे, या मंगल की दशा जब भी आएगी तो व्यक्ति को परेशान करेगी। तो जरा देखिएगा, तो द्वितीय भाव के अधिपति हैं, अष्टम भाव में बैठ गए और शनि से दृष्ट हो गए, और पीछे शुक्र जैसा नीचे ग्रह बन गया, और यहाँ पे जितने भी ग्रह बैठे हैं वो लगभग कोई भी बहुत अच्छा नहीं बैठा है बुध को छोड़ करके। तो इस हिसाब से मंगल की दशा में हमें अशुभ परिणामों के प्राप्त होने के योग बनेंगे। अब मंगल जब यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ भी वो बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि तत्व के आधार पर वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं और भूमि तत्व में बैठे हैं। यहाँ पे भी जो स्थिति बन रही है वो सामान्यतया मंगल तुला राशि के अच्छे नहीं होते हैं। तो कहने का अर्थ मेरा यह है कि मंगल की दशा में पैतृक संपत्ति, पिता का स्वास्थ्य, पैतृक धन, माता पिता, बड़ों का आशीर्वाद, भाग्य की चिंता और यात्रा तीर्थ में सहयोगी कष्ट होना, अच्छी जगह पे ट्रांसफर न होना, जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे मतभेद और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मंगल की दशा में धन हानि हो या मेहनत करना पड़े या बहुत ज़्यादा कष्ट से समय बीतता है। तो ये मंगल इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह के रूप में बनेंगे। दूसरे मारक ग्रह के रूप में इस कुंडली के लिए शुक्रदेव बनेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे हैं। और मिथुन लग्न की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली, कन्या लग्न की कुंडली और मीन लग्न की कुंडली के लिए सप्तम भाव बाधक भाव हो जाता है, और सप्तमेश बाधक भाव सप्तम भाव होगा। इस भाव में बैठे ग्रह बाधक ग्रह होंगे। तो शुक्र की दशा व्यक्ति के जीवन में पराक्रम के परिणाम में, कंसंट्रेशन में, धन मान पद प्रतिष्ठा में, संतान में, दाम्पत्य में, पत्नी में, इन सभी चीज़ों के सहयोग में, दिनचर्या में, रोजगार में, कारोबार में पड़ोसियों से मतभेद देते हैं और आपके प्रोग्रेस को बाधित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी अवस्था में कि जब सप्तम और चतुर्थ के अधिपति होकर के अष्टम में बुध बनेंगे तो बुध की दशा भी कई बार व्यक्ति के जीवन में वात, पित्त, कफ को परेशान करने वाली होती है। मेरुदंड परेशान करता है, स्नायु मंडल का प्रतीक होता है बुधदेव, वो बुद्धि को विष बना देते हैं। गलत लोगों को सही, सही लोगों को गलत कहने की स्थिति बन जाती है। गलत निर्णय सही होता है, सही निर्णय गलत हो जाता है। तो ये सारे ही परिणाम बुध और शुक्र और मंगल की दशा में देखने को मिलेंगे। जबकि गुरु यहाँ सामान्यतया मैं गुरु को अष्टम भाव में ठीक कहूँगा। पेट की समस्या, पाचन तंत्र में पित्त का बढ़ना घटना होता रहता है। शुद्ध शहद का सेवन करना चाहिए, शुद्ध कच्ची हल्दी का सेवन करना चाहिए, और साथ ही साथ हमेशा सालों भर गर्म पानी का सेवन या हल्का गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। वक्त के आधार पर आप अफ्रीकन कंट्री में है, पता नहीं वहाँ पे गर्मी है या ठंडा, मुझे पता नहीं है ज़्यादा, पर पानी का ख्याल विशेष रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा भी 12वें हैं और यहाँ सूर्य भी अष्टम में गुरु के साथ बैठे हैं, मंगल बुध के साथ। इस वजह से व्यक्ति का जल खराब होता है, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य में कई बार बीमारियाँ हो जाती हैं।
छठवें भाव के बारे में बात की, सप्तम अष्टम भाव के बारे में बात की। शुक्र यहाँ नीच होने के कारण और यहाँ शनि राहु के कारण कई बार परेशानी दिख रही है, लेकिन फिर भी यहाँ जो परेशानी है राहु शनि की, उसकी क्षतिपूर्ति यहाँ पे बुध और शुक्र कर दे रहे हैं, क्योंकि बुध स्वग्रही बैठे हैं और शुक्र दिग्बली होकर के बैठे हैं इस वजह से। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव में गुरु चंद्रमा पत्नी धन को सही दिशा में ले जाने वाली होती हैं। ससुराल से संबंध अच्छे होते हैं और व्यक्ति ससुराल से बड़ा आदर भी प्राप्त करता है। धनवान और धन का लाभ व्यक्ति को मिलता रहता है। पत्नी के नाम पे धन इकट्ठा किया जाए, माता के नाम पे धन इकट्ठा किया जाए। माता के स्वास्थ्य की चिंता आपको सता सकती है, इस वजह से इतना ध्यान रखना होगा। डेविएशन बहुत ज़्यादा है, कंसंट्रेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। ओम गम गणपतये नमः का जप किया जाए, हम हनुमते नमः का जप किया जाए, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन होता रहे, नित्य प्रति गाय की सेवा होती रहे। आप जहाँ हैं वहाँ से प्रत्येक महीने की अमावस्या को जरूर कुछ न कुछ हिस्सा गाय की सेवा के लिए भेजा करिए। इसके साथ साथ किसी ब्राह्मण को प्रत्येक महीने जो भी अपना सामर्थ्य बन पड़े उसके आधार पर निश्चित ही कुछ पैसे आवश्यक रूप से देना चाहिए, है ना। नवम भाव की स्थिति भाग्य भंग योग लगा रही है, जो व्यक्ति को दूर ले जाती है। दशम स्थान के अधिपति का अष्टम भाव में जाना, ये मेहनत करने पे विवश करते हैं और कई बार व्यक्ति को व्यापार में लाभ ज्यादा देते हैं। एकादशवें भाव के अधिपति एकादशवें में, देर से ही सही पर आपको आपका परिणाम मिल जाएगा। 12वें भाव के अधिपति स्वग्रही पंचम भाव पे, लग्न पे और जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे दृष्टि है। यहाँ के लिए सामान्यतः कमजोर, यहाँ के लिए सामान्य और यहाँ के लिए बहुत अच्छी दृष्टि प्राप्त हुई है। व्यक्ति की आयु लंबी होती है और व्यक्ति धर्मगत आचरण करने वाला, वक्त के हिसाब से व्यक्ति अकेलेपन का शिकार भी होता रहता है। शनि की दशा इस कुंडली में कैसी जाएगी तो लग्न के आधार पे, नवांश के आधार पे, दशमांशा चक्र के आधार पे, ग्रह के दृष्टि के आधार पे, ग्रह बल के आधार पे, होरा चक्र के आधार पे और विभिन्न वर्ग चार्ट के आधार पर शनि की दशा में व्यक्ति के काम रहेगा, उसकी गंभीरता बढ़ेगी और अपने इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति शनि की दशा तक व्यक्ति करता रहेगा। बुध की दशा में कभी कभी मानसिक स्वास्थ्य परेशान रहे, फिर अगर व्यक्ति घर पे आए तो अच्छा रहेगा। मतलब शनि की दशा तक हमें घर पे नहीं आना है, घर से दूर शनि की दशा तक रहने की आवश्यकता है। ये तो मैंने आपको लग्न चक्र पे बातें बताई हैं। कुंडली के केंद्र में बहुत सारे ग्रह अगर बैठ जाते हैं तो कुंडली को बांध देते हैं और उस व्यक्ति के जीवन की प्रगति को बहुत ही गति देते हैं और बहुत ही मजबूती देते हैं। पर अगर जन्म कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव खाली हों और जन्म कुंडली में चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों का संबंध केंद्र या त्रिकोण से नहीं बनता हो, ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में परेशानियां रहती हैं। अब सामान्य बात है कि आपको धन कमाने के लिए 1 लाख किलोमीटर दूर जाना पड़ा है, पर जिसकी कुंडली के केंद्र में ग्रह बैठे रहेंगे आप उनको देखेंगे कि वो अपने घर के आसपास ही बैठ करके अपनी जीविका चला लेते हैं और बहुत अच्छा धन कमा लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति क्यों बनी, मैंने ये बताया। कुंडली में मारक ग्रह की भूमिका में मंगल होंगे, शुक्र होंगे और बुध होंगे, जबकि अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रहों के बैठने से कोई दुष्परिणाम इस कुंडली को बहुत ज़्यादा तो नहीं लगेगा, पर सामान्यतया ग्रह भावों से प्रभावित होते हैं और भावों से प्रभावित होते हुए वो अपना परिणाम देते हैं। तो जो सूर्य बैठे हैं वो आपको पित्त की बीमारी दे रहे हैं, जो गुरु बैठे हैं वो आपको कफ की बीमारी दे रहे हैं और जो बुध बैठे हैं वो वात, पित्त और कफ तीनों की बीमारी दे रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, योग के आचार्य की पूजा करनी चाहिए और त्रिफला का सेवन करना चाहिए, नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, घूमना फिरना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को एक्टिव रखिए। अपने वर्तमान को किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि वर्तमान आपका बाहर है और वर्तमान बाहर है यानी कि कमज़ोर है। वर्तमान आप में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। मतलब आप अपने आप को जितना ज़्यादा अनुशासित रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये कुंडली प्रोग्रेसिव और भी ज़्यादा सिद्ध होती रहेगी। नवमांश चक्र में मीन लग्न की कुंडली का बनना, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, राहु, यहाँ पे तो स्थिति बहुत अच्छी बनी है। मतलब मैं इसे बहुत अच्छा कहूँगा कि नवमांश कुंडली के अष्टम भाव में गुरु चंद्रमा संबंधों को ऊंचाई दे रहे हैं। आपकी पत्नी 100% आपकी ही हैं और वो व्याभिचार से युक्त नहीं है। आपके प्रति उनकी कृतज्ञता बहुत ही उच्चतम स्तर की है। साथ ही साथ वो आपके पातिव्रत धर्म की बहुत ही अक्षुण्ण पालन करने वाली भी हैं। उनके पास ऐसा कोई हिडन ट्रुथ नहीं है जो आपसे उन्होंने छुपा करके रखा है। इसके अतिरिक्त आप लोगों के संबंधों में जो विवाह में जैसे होता है कि समर्पण का भाव, वो आपका थोड़ा कम है, आपकी पत्नी का ज़्यादा है।
यहाँ पे वो भले ही आपसे आपको तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो, आपका काम में मन लगे, इस वजह से कई बार आपकी पत्नी आपसे अपनी समस्या छुपा जाती हैं, ऐसी ये कुंडली कह रही है। इसके अतिरिक्त शुक्र और बुध के कारण जो बात यहाँ बनी है, वहाँ पत्नी आपके लिए पूरे तरीके से आपके प्रति समर्पण का भाव रख रही हैं। बहुत ही अच्छी कुंडली, नवांश कुंडली का बन जाना, आपकी पत्नी, आपकी जीवन संगनी बहुत ही उच्चतम और व्यवस्थित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे इस भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं, इस वजह से उनसे भले ही आपको धन मिले ना मिले, पर आपके लिए वो आपकी साहस है, आपकी कंसंट्रेशन है, आप उनके ही कारण आज विदेश में हों या चाहे जहाँ भी हों व्यवस्थित हैं और बहुत ही मजबूती तरीके से मजबूती बना के रखें। दशमांशा चक्र में यहाँ पे 2 ग्रहों का बैठना, 3 ग्रहों का, ये व्यक्ति के काम को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा दिखाएगा। जबकि यहाँ पे लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम भाव में जाना, व्यक्ति चाहे जो काम करे उससे व्यक्ति अपना यश और अपनी कीर्ति प्राप्त करता है। दशमांशा चक्र के 9वें भाव में केतु का बैठना कभी कभी भाग्य में अवरोध या कई बार व्यक्ति भाग्य को कोसता है। 11वें भाव में शनि और मंगल का बैठना व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शनि और मंगल जैसे ग्रहों के सहयोग की स्थिति बनेगी। मंगल और शनि की दशा में व्यक्ति जुझारूपन की प्रवृत्ति से आगे बढ़ेगा और अपने जीवन के तमाम प्रकार की समस्याओं को समझने की जो है वो चेष्टा भी करता है। अब मैं आपको दशाओं पे थोड़ा ध्यान दे दूं तो चंद्रमा की दशा में स्वास्थ्य की चिंता आएगी और सूर्य की दशा में पिता के स्वास्थ्य की चिंता। मंगल की दशा में आपकी कुंडली के आधार पर धन से संबंधित समस्या आ सकती है। बुध की दशा में आपके पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। गुरु की दशा में आपका स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। शुक्र की दशा में आपके व्यापार की स्थिति या रोजगार या दैनिक दिनचर्या या जो प्रत्येक दिन का समय होता है वो थोड़ा सा अनएस्टेब्लिशमेंट में जाएगा। हो सकता है कि व्यक्ति व्यस्त ज़्यादा रह जाता है, इस कारण से वो अपने वर्तमान पे फोकस नहीं बना पाता है। शनि की दशा लाभ देगी, धन, धर्म, संतान, दाम्पत्य और बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा करने वाली बना देती है। एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है जो मैं आपको बताता हूँ। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति बुध होते हैं, वो मंगल के साथ बैठे हैं और अष्टम भाव में शनि की दृष्टि के कारण व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा करने के लिए बहुत एग्रेसिव है। मतलब ये कुंडली ये कहेगी कि व्यक्ति भले कमाता है पर वो इकट्ठा करने के बारे में भी सोच रहा है और कहीं ना कहीं शनि की दशा व्यक्ति को धन देगी और उस दशा काल में व्यक्ति निरंतरता से काम करने वाला होगा। बुध की दशा आते आते आपको अपने घर आ जाना चाहिए या बुध की दशा आते आते तक आपको ये दिमाग में बात बन जानी चाहिए कि मुझे कहाँ रहना है। वैसे ये कुंडली रहे चाहे कितने ही दिन विदेश में, पर मृत्यु अपने घर पे प्राप्त करे तो ज़्यादा बढ़िया है। सूर्य और चंद्रमा में से चंद्रमा का बल ज़्यादा बढ़िया है, चंद्रमा का बल ज़्यादा अच्छा है। देशकाल चक्र के आधार पर अगर कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो व्यक्ति की आत्मा नरकगामी हो रही है, नरक लोक की तरफ जा रही है। शुक्र नीच के हैं, सप्तमेश नीच के हैं, 6वें भाव के अधिपति नीच के हैं, 7वें भाव के स्वामी जन्म कुंडली के 8वें भाव में बैठे हैं। यहाँ बुध का प्रभाव मैं सामान्यतः ठीक ठाक कह रहा हूँ, इस वजह से भी यहाँ से भी व्यक्ति नरक लोक से आया है और नरक में ही फिर जाने वाला है। इस वजह से ये मेरा सिद्धांत नहीं है, वाराहमिहिर आचार्य का सिद्धांत है। इस वजह से आपको ये बात कहूँगा क्योंकि मंगल भी बहुत अच्छे नहीं हैं, सूर्य भी बहुत अच्छे नहीं हैं, पर गुरु का बल बुध को मिलेगा और शनि का बल बुध को मिलेगा क्योंकि मित्र की दृष्टि देख रहे हैं। इस कारण से मैं आपको इतनी बात कहूँगा कि अपने वर्तमान को नाम के जप से, भगवान के नामों का स्मरण करिए। कुछ नहीं है तो राम नाम ही जप लीजिए, गणेश जी का नाम ही जप लीजिए, देवी मैया का ही, जिसके प्रति भी ज़्यादा अपार श्रद्धा हो उसका नाम स्मरण करिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शूद्र वर्ण और राक्षस गण आपका पूर्व में ही है। तो पता चला कि व्यक्ति खाली जो है वो कमाता रहा और परलोक उसका बिगड़ता गया। तो लोक के साथ साथ परलोक भी बनाना है, इहलौकिक सुखों के साथ साथ पारलौकिक सुखों की तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। क्लियर है? रत्न के आधार पर आपकी कुंडली में अगर बात बन पड़े तो आप गुरु का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी कुंडली में अष्टम भाव में है, वर्गोत्तम है, फिर भी आप धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आप गुरु का रत्न ही धारण करिए और आपकी कुंडली में सबसे बलवान ग्रह के रूप में गुरुदेव ही बन रहे हैं। इस वजह से आपकी कुंडली में विस्तार बहुत अच्छा है, धर्म अच्छा है, सत्य अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, अभिमान भी है, स्वाभिमान भी है, महत्वाकांक्षा भी है और प्राप्त भी होना है। भवन, भूमि, वाहन, संतान, दाम्पत्य, विवाह आदि का सुख
इस कुंडली में सामान्यतया गुरु ही देने वाले बन रहे हैं। क्लियर है? अंक के आधार पर इस कुंडली के लिए 1 अंक अच्छा रहेगा और 3 अंक अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आप जहां पे भी हैं बहुत अच्छा है। इस कुंडली में इतनी सारी चीजें दिखाने को मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं कह दूं तो जो बात समझ में आ रही है उसके आधार पर दशम स्थान को पापकर्त्री लगेगा। हालांकि वहां पे शनि वक्री है, इस वजह से भीषण पापकर्त्री लग जाएगा। इस कारण से पिता के स्वास्थ्य की चिंता, पिता को लंबी बीमारी ना हो, पिता के साथ मतभेद ना हो, या पिता जो बात कहें उसे मानने की स्थिति में होने की आवश्यकता है, क्योंकि पापकर्त्री लग जाएगा। क्योंकि जब तक ये वक्री हैं तो वक्री होने से पापकर्त्री लगेगा। इनका 60% परिणाम जन्म कुंडली के दशम स्थान का मिलने वाला है। लग्न पे दृष्टि आपको कई बार देर से परिणाम देगी। पंचम स्थान पे दृष्टि व्यक्ति को घर से दूर रखेगी। 10वीं दृष्टि यहाँ पे जो अष्टम भाव पे जा रही है व्यक्ति को धनवान और सुखी बनाएगी। व्यक्ति के जो पेंडिंग मामले होंगे वो इस शनि के काल में समाप्त हो जाएंगे। जो समस्या आपको कहीं भी हल ना दे रही हो वो शनि आपको हल देने वाले बनेंगे। शनि की दशा आपको बहुत अच्छी जाएगी। नक्षत्र के आधार पर दान करना हो तो धनिष्ठा नक्षत्र में दान करिए। कोई भी शुभ कार्य करना हो धनिष्ठा में कर सकते हैं। दान पुण्य सबसे बढ़िया हस्त नक्षत्र, अनुराधा, उसके साथ साथ आपकी कुंडली में उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी और ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। पुनर्वसु, पुष्य और हस्त ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे हैं। मित्रता कर्क और वृश्चिक वालों के साथ और धनु वालों के साथ करिए। शत्रुता मेष, सिंह और मकर वालों से कभी ना करें। इतनी सारी स्थिति है। राहु की दशा 9वें भाव में बैठी है और राहु जन्म कुंडली में कमजोर होंगे क्योंकि इस भाव के स्वामी अष्टम भाव में हैं। इन पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस वजह से भी कई बार राहु की दशा परेशान करने वाली बीतती है। कई बार व्यक्ति को उसमें परेशानी होती है। तो आपको 2028 के मार्च से लेकर के और 2030 के जुलाई तक बहुत ही एक्स्ट्रा सावधानी रखनी होगी कारोबार, व्यापार, दाम्पत्य और माता पिता को लेकर के। इसके साथ साथ आपके कारोबार में बड़ा ही स्थिर सा रहेगा। ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। वो काल रहेगा 2030 के जुलाई से लेकर के 2033 के जुलाई तक। मतलब टोटल इस कुंडली को 28 से लेकर के 33 तक आपको लगेगा कि मानवीय परीक्षण क्या होता है, एक मानव का जीवन कैसा होता है, जहाँ पे तमाम प्रकार की झंझावातों से आपका सामना होगा। उस समय की दशा के लिए लाजवर्त धारण करिएगा, चतुर्थी का व्रत धारण कर लीजिएगा। अगर हो सके तो ये सब सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगी। शुक्र आपकी कुंडली में नीच के हैं, इस वजह से आपको दूर जाना पड़ा है, ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अतिरिक्त अभी हमें चुपचाप 2028 के मार्च तक सिर्फ काम करना है, कोई बदलाव नहीं करनी है। चुपचाप काम करने की आवश्यकता है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। गोचर के हिसाब से भी अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में जब जब राशि फल देखना हो तो आप कुंभ राशि से देखिए और मीन राशि से देखिए, और दोनों का जो परिणाम मिलेगा वही आपके ऊपर घटित होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अभी की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर वर्तमान में जो ग्रह बनेंगे उसमें गुरु का बल आपके साथ रहेगा, जबकि शनि का बल भी आपको गंभीर देगा। मोटे धन की आमदनी का प्राप्त होना भी देखा जा सकता है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेना हो तो मंगल और बुध की दशा के साथ साथ शनि की दशा ज़्यादा मदद करेगी। बुद्धि, ज्ञान, दाम्पत्य, परिवार, संतान आदि से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। कुछ इसी तरीके से अब आज के इस राशि कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।